हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम शुरू करने जा रहे हैं राष्ट्रीय आंदोलन 1885 से 1947 के बीच में। 1885 से 1947 के बीच में जो राष्ट्रीय आंदोलन चले उसकी हम एक ये श्रृंखला लेकर चले हैं। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कांग्रेस और उदारवादी चरण की, जो 1885 से 1905 के बीच रहा था, और फिर हम बात करेंगे उग्रवादी चरण की और गांधी युग की। तो आज हम बात कर लेते हैं इन दो स्टेप्स की। तो सबसे पहले बात करते हैं कांग्रेस की। तो कांग्रेस का जन्म कैसे हुआ, कहां से इसका प्रादुर्भाव हुआ और क्या क्या इसमें प्रक्रिया रही, कौन कौन से संगठन शामिल थे, कौन कौन लोग इसमें शामिल थे। तो देखो, कांग्रेस की स्थापना की बात करें तो उस समय 1885 के समय दिसंबर 1885 एक अवकाश युक्त एक व्यक्ति था जिसका नाम था एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, जिसे हम A.O. ह्यूम के नाम से जानते हैं। इसने क्या किया, उस समय वायसराय था 1885 के समय लॉर्ड डफरिन। ये जो ह्यूम है वो इस लॉर्ड डफरिन के पास गया और उससे सलाह मांगी। तो लॉर्ड डफरिन, लाला लाजपत राय, जो आपकी यंग इंडिया जो पत्रिका है उनकी, उसमें लाला लाजपत राय ने लिखा है कि जो ये लॉर्ड डफरिन है, इसी के दिमाग की उपज थी क्या, कांग्रेस। इसी के दिमाग की उपज बताया किसने, लाला लाजपत राय ने यंग इंडिया पत्रिका में। तो इसके पास गया और दोनों ने क्या किया कि जो 1857 का जो विद्रोह भड़का, उसके बाद में वापस ऐसी को क्रांति या ऐसा कोई विद्रोह देश में ना भड़क जाए, इसलिए इस लॉर्ड डफरिन ने इसको क्या, कांग्रेस बनाने की, एक संस्था बनाने की क्या दी, सलाह दी। तो इन सब ने क्या किया, एक पढ़े हुए, जो उसमें वकील, ज्यादातर वकील थे और पत्रकार थे, उन सब को मिलाकर 28 दिसंबर 1885 को इस कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ। प्रथम अधिवेशन। अब आप जानना चाहोगे कि ये हुआ कहां पे। तो देखो, सबसे पहले बात थी पुणे में, कि इसका जो प्रथम अधिवेशन है वो पुणे में किया जाएगा। लेकिन पुणे में क्या फैल गया, प्लेग फैल गया। जैसे अभी वायरस चल रहा है कोरोना, उसी प्रकार वहां क्या फैल गया, प्लेग फैल गया। इसके कारण इनको पुणे से हटाकर फिर प्रथम अधिवेशन कहाँ करना पड़ा, बम्बई, जिसे आज वर्तमान में हम मुंबई बोलते हैं, वहां पे करना पड़ा। तो वहां पे ग्वालियर टैंक में स्थित, ग्वालियर टैंक में स्थित एक संस्कृत कॉलेज थी जिसका नाम था गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज, संस्कृत कॉलेज। देखो, बंबई में ग्वालियर टैंक में स्थित गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में क्या हुआ था, प्रथम अधिवेशन हुआ था। कब, 28 दिसंबर 1885 को। किसके द्वारा, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम के द्वारा। ठीक है, दिसंबर। कांग्रेस की बात की जा रही है। तो इसकी बात करें तो अध्यक्ष कौन रहा इसका। तो देखो, प्रथम अधिवेशन का जो अध्यक्ष है, इसे पूछ लिया जाए कि सबसे पहले अध्यक्ष किसको बनाया गया कांग्रेस का, तो वो था व्योमेश चंद्र चटर्जी। व्योमेश चंद्र बनर्जी, चटर्जी सॉरी बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी। और इसका सचिव बनाया गया A.O. ह्यूम को। क्या बनाया गया, इसको सचिव बनाया गया। A.O. ह्यूम को तो बनाया गया सचिव, और अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। इसमें जो अधिकतर नेता थे वो क्या थे, पत्रकार और वकील थे। पत्रकार और वकील थे। साधारण, उसमें तेज उग्र स्वभाव के नहीं, साधारण उदार स्वभाव के थे। इसे मार धाड़ वाली उसमें कोई बातें उनके मन में नहीं थी। तो अधिकतर क्या थे, पत्रकार और वकील थे। और इनकी सदस्यों की संख्या थी, सबसे पहले सदस्यों की जो संख्या थी
वो थी 72। कितनी थी? 72, 72 थी। अधिकतर अगर सबसे अधिक बात करें कि सबसे अधिक कहाँ से थे, तो सबसे अधिक आपके थे बम्बई प्रांत से। बम्बई प्रांत से कितने? 38, 38। सबसे ज्यादा बम्बई प्रांत से थे 38 सदस्य, और सदस्यों की कुल संख्या थी 72, 72। आगे बात समझे। अब देखो, इस जो प्रथम अधिवेशन था इसमें सुरेंद्र नाथ बनर्जी शामिल नहीं हुए। कौन नहीं हुए शामिल? सुरेंद्र नाथ बनर्जी शामिल नहीं। फर्स्ट अधिवेशन में सुरेंद्र नाथ बनर्जी है वो शामिल नहीं हुए। क्यों नहीं हुए? क्योंकि इनका जो एक संगठन था इंडियन एसोसिएशन कॉन्फ्रेंस का दूसरा सम्मेलन था उस समय। दूसरा सम्मेलन सुरेंद्र नाथ बनर्जी शामिल नहीं हुए। कारण क्या था? इंडियन एसोसिएशन कॉन्फ्रेंस का दूसरा सम्मेलन होना था, इसलिए सुरेंद्र नाथ बनर्जी इसमें शामिल नहीं हुए। और 1886 के अंदर इस एसोसिएशन को क्या कर लिया? कांग्रेस में मिला लिया गया। कांग्रेस में विलय कर लिया गया। किसको? इस इंडियन एसोसिएशन कॉन्फ्रेंस को 1886 में क्या कर लिया? इस कांग्रेस में मिला लिया। बात करते हैं प्रमुख नेताओं की, कि कांग्रेस के जो उदारवादी दल है आपका, ये जो उदारवादी दल है 1885 से 1909 के बीच का जो चला, इसमें प्रमुख नेता कौन थे? तो देखो, प्रमुख नेता बात करते हैं दादा भाई नेहरू जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, मदन मोहन मालवीय, ये प्रमुख नेता उस समय हुए थे। एक योगेश चंद्र बनर्जी, ये प्रमुख नेता क्या थे? उदारवादी चरण के नेता हुए थे। अब यहां तक तो बात आपने समझ ली। अब हम बात कर लेते हैं इस उदारवादी चरण के बारे में। तो अब देखो, हम आगे बढ़े उससे पहले एक चीज और देख लो कि जो कांग्रेस है उसका प्रारंभिक नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ था। भारतीय राष्ट्रीय संघ सबसे पहले नाम रखा गया भारतीय राष्ट्रीय संघ। उसके बाद दादा भाई नेहरू जी के परामर्श पे इस भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इसका नाम कर दिया गया। एक बात और, जो बाल गंगाधर तिलक हैं, बाल गंगाधर तिलक कभी भी इसके अध्यक्ष नहीं बने। कई बार आता है क्वेश्चन कि इनमें से निम्न में से कौन राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने, तो उसमें आता है आपका बाल गंगाधर तिलक का नाम। तो अब बात करते हैं कि कांग्रेस की स्थापना से संबंधित मत, कांग्रेस के स्थापना से संबंधित आपके मत या सिद्धांत। तो लॉर्ड डफरिन कहता है कि जो भारतीय हैं उनको
उनकी नीतियों को जानने के लिए भाई वो अब आगे क्या करने वाले हैं, उस सम्मेलन के द्वारा ब्रिटिश सरकार को पता चलता रहे कि अब उनकी योजना क्या है, ताकि उनकी जो उग्रवादी योजना रहे उसको क्या समय रहते वो दबा सके। तो उसने ह्यूम की सोची समझी विचारधारा माना, है ना। बात करते हैं बाल गंगाधर तिलक की, नहीं सॉरी, लाला लाजपत राय की। तो लाला लाजपत राय ने क्या किया, अपनी एक पत्रिका थी यंग इंडिया पत्रिका, इस यंग इंडिया पत्रिका में सेफ्टी वॉल सिद्धांत का प्रतिपादन किया। सेफ्टी वॉल सिद्धांत, इस सिद्धांत का क्या किया इन्होंने, प्रतिपादन किया। किसने, लाला लाजपत राय ने यंग इंडिया पत्रिका में सेफ्टी वॉल सिद्धांत का मतलब यही था कि जो 1857 की जो क्रांति भड़की उसके बाद में वापस ऐसी उग्रवादी नीतियां न रहे या ऐसा प्रोग्राम या कार्यक्रम न रहे, इसके कारण ह्यूम ने क्या किया, सभी को मिलाकर एक संगठन बनाने की परामर्श या उसका विचारधारा पेश की, ताकि क्या हो सके, जो नेता थे उनकी जो विचारधारा है वो ब्रिटिश कंपनी है उसके पास पहुंच जाए कि हाँ ये लोग ये करने वाले हैं, इनके मानसिक तौर पे ये विचार चल रहे हैं। तो वो सेफ्टी वॉल सिद्धांत था। तो इसमें इस सेफ्टी वॉल सिद्धांत के प्रत्युत्तर में जो कांग्रेस नेता उन्होंने ह्यूम को तड़ित चालक के रूप में प्रयुक्त किया, ह्यूम को तड़ित चालक के रूप में प्रयोग किया। किसका, ह्यूम का। किसने, कांग्रेस नेताओं ने इसके जवाब में। और यंग इंडिया के अंदर लाला लाजपत राय ने सबसे पहले इसका क्या किया था, प्रकाशन किया था। अब हम बात कर लेते हैं जो आपकी इस कांग्रेस से लगी विशेष टिप्पणियां रही लोगों की, वो टिप्पणियां क्या क्या हैं। तो देखो, कांग्रेस से संबंधित विशेष टिप्पणियां, कांग्रेस से संबंधित विशेष टिप्पणियां, कि लोगों ने क्या क्या इस पे कमेंट किए। तो देखो, सबसे पहले बात कर लेते हैं हम आपकी बंकिम चंद्र चटर्जी की। बंकिम चंद्र चटर्जी ने कांग्रेस के बारे में कहा कि जो कांग्रेस के लोग हैं, कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं, पदों के भूखे हैं। कौन कहता है ये बात, बंकिम चंद्र चटर्जी कहता है कि जो कांग्रेस के लोग हैं वो पदों के क्या है, भूखे हैं। नेक्स्ट कमेंट आता है आपका सर सैयद अहमद खां। सर सैयद अहमद खां कहते हैं कि ये जो कांग्रेस आंदोलन था, कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था, न तो और न ही सोचा व योजनाबद्ध किया गया था। देखो, सर सैयद अहमद खां कहते हैं कि कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था और न ही इसमें कोई सोची समझी योजना थी और न ही इसको योजनाबद्ध तरीके से किया गया। कौन कहते हैं, सर सैयद अहमद खां। बात करते हैं डफरीन की। तो डफरीन कहते हैं कि जो कांग्रेस आंदोलन है उस अल्पसंख्यक वर्ग का प्रतिनिधित्व कर रही है जो संख्या में क्या है, सूक्ष्म है। देखो,
डफरिन कहता है कि ये जो कांग्रेस है वो उस अल्पसंख्यक समुदाय या वर्ग का प्रतिनिधित्व कर रही है जो संख्या में क्या है, कम है या सूक्ष्म है, ये डफरिन कहते हैं। कर्जन कहता है कि जो कांग्रेस है वो अपनी अंतिम घड़ियां गिन रही है। कांग्रेस अपनी अंतिम घड़ियां गिन रही है। और कर्जन कहता है कि मेरी आशा है, मैं चाहता हूं कि मैं भारत में रहते हुए कांग्रेस को उसके शांतिपूर्ण मरने में क्या कर सकूं, मदद कर सकूं। कौन कहता है? क्लाइड कर्जन कहता है ये बात कि कांग्रेस अपनी अंतिम घड़ियां गिन रही है और उसको शांतिपूर्ण मरने में मैं क्या कर सकता हूं, उसकी मदद करना चाहता हूं। ये बात कहते हैं कर्जन। बात करते हैं अश्विनी दत्त की। अश्विनी दत्त कहते हैं कि ये कांग्रेस जो आपके जो आंदोलन या जो सम्मेलन है वो 3 दिन का तमाशा है। कांग्रेस सम्मेलन 3 दिन का तमाशा है। कौन कहता है? अश्विनी कुमार दत्त कहते हैं। बाल गंगाधर तिलक क्या कहते हैं, उनकी राय भी हम जानना जरूरी है। बाल गंगाधर तिलक कहते हैं कि 12 महीने में एक बार मेंढक टर्राए तो उससे कुछ नहीं होने वाला। समझे आप? कि उनका कहने का मतलब था कि साल में एक बार कांग्रेस आपका सम्मेलन होता था, तो वो कहना चाहते हैं कि जो मेंढक हैं साल में एक बार टर्राए हैं तो उनकी आवाज़ कोई सुनने वाला नहीं है और ना ही कुछ उसे होने वाला है। तो बाल गंगाधर तिलक कहते हैं कि साल में एक दिन मेंढक टहराने से कुछ नहीं होगा। साल में एक दिन मेंढक टहराने से कुछ नहीं होगा। ये बात की थी बाल गंगाधर तिलक ने। तो हमसे कांग्रेस से जो संबंधित विशेष टिप्पणियां थी उसको हमने देख लिया। अब हम बात करते हैं इस उदारवादी चरण की। अब देख लेते हैं इस उदारवादी चरण को। 1885 से 1905 के बीच में इसके नेताओं की हमने बात कर ली। गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नेरोजी, रमेश चंद्र दत्त और आपके फिरोज शाह मेहता और मदन मोहन मालवीय। तो इनका जो ब्रिटिश साम्राज्य के सामने अपनी मांगे प्रस्तुत करने का एक ही माध्यम था और वो था अनुनय विनय भाषण पत्थर लेखन। इनके माध्यम से क्या करते थे, वो अपनी मांगों को ब्रिटिश सम्राट या जो ब्रिटिश सरकार है, जो आपकी कंपनी है, उसके सामने अपनी मांगे प्रस्तुत करते थे। अनुनय भाषण और पत्र लेखन के माध्यम से क्या करते थे, वो अपनी मांगों को रखते थे, ना कि उसमें कोई उग्रवादी काम होता था। केवल यही चीज होती थी। आगे बात समझे। अब बात करते हैं इनकी कार्य प्रणाली की कि उदारवादी जो चरण है उसकी कार्य प्रणाली क्या क्या रही। तो देखो 1887 के अंदर 1887 में ब्रिटेन में दादा भाई नेरोजी 1887 ब्रिटेन दादा भाई नेरोजी ने भारतीय सुधार समिति की स्थापना की। भारतीय सुधार समिति की स्थापना किसने की? दादा भाई नेरोजी ने। कहाँ की? ब्रिटेन में। कब की? 1887 के अंदर। आगे बात समझिए, क्वेश्चन जरूर आता है, यहां से देख लेना। अब जो आपके भाषण वगैरह थे किनके? और उदारवादी चरण के जो नेता थे उनके, जो पत्र लेखन थे, जो मांगे थी, उन्हीं मांगों के अनुसार 1892 का भारत परिषद अधिनियम पारित हुआ। इन्हीं मांगों की बदौलत जो 1892 का जो भारत परिषद अधिनियम था वो क्या हुआ? पारित हुआ। एक बात और, इन्हीं मांगों की उपलब्ध में, मतलब इसकी मांग जो उन्होंने की उसके सापेक्ष में उन्होंने क्या किया? भारतीय व्यय की समीक्षा के लिए, भारतीय व्यय की समीक्षा के लिए
समीक्षा के लिए वोल्वी आयोग का गठन किया। याद रखना, वोल्वी आयोग। भारतीय व्यय की समीक्षा के लिए कौन सा आयोग गठित किया उन्होंने? वोल्वी आयोग किया। आगे बात समझे। अब बात करते हैं, भारतीयों ने अपनी मांग रखने के लिए, कांग्रेस का समर्थन प्राप्त करने के लिए ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया 1889 में स्थापित की। कौन सी? ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया 1889 में। और इसके द्वारा एक पत्रिका जारी होती थी, इंडिया नामक पत्रिका। इंडिया नामक क्या होती थी? एक पत्रिका जारी होती थी। और इसके जो सचिव थे वो थे आपके विलियम डिग्बी। वो क्या थे? इस ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया क्या थे? सचिव थे विलियम डिग्बी। और इसके द्वारा एक पत्रिका निकलती थी, इंडिया नामक पत्रिका। और जो ये आपका जो उदारवादी चरण था वो एक धर्मनिरपेक्ष चरण था। कैसा चरण? धर्मनिरपेक्ष चरण, धर्मनिरपेक्ष चरण था। कैसे था? तो इसके जो अध्यक्ष थे, देखो पहले अगर बात करें प्रथम पारसी अध्यक्ष, तो वो थे आपके दादा भाई नेहरूजी। दादा भाई नेहरूजी 1886 के अंदर, 1886 में। फिर प्रथम जो आपके मुस्लिम अध्यक्ष थे वो थे बदरुद्दीन तैयबजी। बदरुद्दीन तैयबजी 1887। आगे बात, अब बात करते हैं, मुस्लिम हो गया, फारसी हो गया। अब बात करते हैं प्रथम जो आपके पादरी मुस्लिम थे, पादरी अध्यक्ष थे, वो थे जॉर्ज यूले 1888 के अंदर। जॉर्ज यूले 1888 पादरी, जो प्रथम पादरी मुस्लिम आपके अध्यक्ष थे वो थे जॉर्ज यूले। और बदरुद्दीन तैयबजी प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। और फारसी अध्यक्ष की बात करें दादा भाई नेहरूजी 1886 के अंदर अध्यक्ष रहे। तो ये धर्मनिरपेक्ष चरण रहा। यहाँ तक बात आ गई होगी समझ में मेरे अकॉर्डिंग। अब बात कर लेते हैं हम आगे। देखो अब क्या होता है कि एक सिद्धांत था धन निष्कासन या बहिर्गमन। इम्पोर्टेंट है, बहुत बार इससे क्वेश्चन पूछ जाता है। नेहरूजी ने दिया था सिद्धांत। देखो धन निष्कासन या बहिर्गमन का जो सिद्धांत था वो दादा भाई नेहरूजी ने दिया था। एक बात और सबसे इम्पोर्टेंट है, देख लेना। एक था आधुनिक औद्योगिक विकास का महत्व। औद्योगिक विकास का महत्व। तो ये सिद्धांत दिया था आपके रानाडे ने। किसने दिया था? रानाडे ने दिया। आगे बात समझ में। एक आपकी पुस्तक आती है भारत का आर्थिक इतिहास। भारत का आर्थिक इतिहास, ये लिखी थी रमेश चंद्र दत्त ने। भारत का आर्थिक इतिहास ये बुक लिखी थी रमेश चंद्र दत्त ने। इसी के कारण इस दौर को क्या कहा जाने लगा? आर्थिक विकास का दौर। विकास का दौर। और जो डफरिन है उन्होंने इस कांग्रेस के बारे में क्या कहा? राष्ट्रद्रोह की, जो राष्ट्रद्रोही हैं उनकी संस्था कांग्रेस को डफरिन ने कहा था। यह भी आता है कई बार, तो वो भी ध्यान रखना कि डफरिन ने क्या कहा था?
कि जो कांग्रेस है वो राष्ट्रद्रोहियों की क्या है, एक संस्था है। अब हम बात कर लेते हैं कि उदारवादी जो चरण है, उनके नेता थे, उनकी प्रमुख मांगे क्या थी और क्या थी उनकी सीमाएं। अब देखो आपके उदारवादी चरण है, इसकी प्रमुख मांगे क्या थी। देखो इनकी प्रमुख मांग थी कि जो आपका न्यायिक अधिकार है उसको कार्यकारी अधिकारों से क्या किया जाए, पृथक किया जाए। तो फर्स्ट आती है कि जो न्यायिक अधिकार है, न्यायिक अधिकार उसको कार्यकारी अधिकारों से अलग किया जाए या पृथक किया जाए। ये इसकी मांग थी, किनकी, उदारवादी नेताओं की, कि जो न्यायिक अधिकार है वो कार्यकारी अधिकारों से क्या किया जाए, पृथक किया जाए। दूसरी, राज्य की ओर कल्याणकारी कार्यों की मांग की, कि राज्य में क्या होने चाहिए, कल्याणकारी कार्य होने चाहिए। यह भी एक मांग थी उनकी। एक, जो प्राथमिक शिक्षा है उसका प्रसार किया जाना चाहिए, प्राथमिक शिक्षा का प्रसार, तकनीकी व उच्च शिक्षा में सुविधाएं बढ़ाना, उस शिक्षा में सुविधाएं बढ़ाना। यह भी एक प्रमुख मांग थी कि प्राथमिक शिक्षा का प्रसार किया जाए, तकनीकी लाई जाए, उस शिक्षा में क्या है, सुविधाएं को बढ़ाई जाए। लोकतांत्रिक राज्य की स्थापना, लोकतांत्रिक राज्य की स्थापना क्या होना चाहिए, लोगों का राज स्थापना, लोकतांत्रिक राज्य की स्थापना होनी चाहिए। पेयजल योजना, पेयजल की जो योजनाएं हैं उनकी पूर्ति की जानी चाहिए। सिंचाई जो योजनाएं हैं उनकी पूर्ति की जानी चाहिए। और कृषि संबंधी उपकरणों की, कृषि की पूर्ति मतलब कृषि संबंधी जो उपकरण है उस पर जो ऋण वगैरह है उनका जो पूरा ध्यान रखा जाए वो। और बैंकों की स्थापना की जानी चाहिए, बैंकों की स्थापना ये भी की जानी चाहिए। तो इनकी ये प्रमुख मांगे उस समय थी। अब बात कर लेते हैं इनकी सीमाएं, कि इस जो उदारवादी चरण है इसकी क्या क्या सीमाएं रह गई थी जिसके कारण ये ज़्यादा प्रभावशाली नहीं रहा, केवल सीमित सेक्टर तक रहकर इसके ज़्यादा कोई प्रभाव उस पर अंग्रेजों पर या कंपनी पर नहीं पड़ा। तो सीमाएं की बात करें तो ये क्या करते थे, जो अंग्रेज है उनमें अगाध आस्था रखते थे, अंग्रेजों में अगाध आस्था रखते थे, अंग्रेजों में अगाध आस्था रखते थे कि वो लोग क्या इनकी मांगों को मानेंगे और स्वेच्छापूर्ण क्या कर देंगे, भारत को आज़ाद कर देंगे। ये उनकी एक मानसिक स्थिति रही होगी। दूसरी, जो नव पीढ़ी है, नई पीढ़ी, उसका समर्थन न मिल पाना। जो नई पीढ़ी आई उसने क्या इस चीज को समर्थन नहीं दिया, क्योंकि जो नई पीढ़ी थी वो अग्रेसिव थी, उग्रवादी थी। कौन सी, जैसे आपके लाला लाजपत राय थे, आपके बाल गंगाधर तिलक थे और आपके जो भगत सिंह जैसे शहीद योद्धा वो आए, तब क्या है इसको समर्थन नहीं मिल पाया, मतलब वो उग्रवादी अंतर्गत आते हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में उस उग्रवादी स्वभाव का जो चरण है उसके बारे में पढ़ेंगे। नव पीढ़ी का समर्थन नहीं मिल पाया और उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो पाई। जो ये उद्देश्य चाह रहे थे, जो मांगे उन्होंने रखी, उसकी पूर्ति नहीं हुई। ये इनके बीच में दो प्रकार की भावनाएं विद्यमान थी, एक तो देशभक्ति और एक थी राजभक्ति। और इन दोनों का क्या हो गया, समावेश जब हो गया तो ये क्या हो गया, सारा काम या जो इनकी जो व्यवस्था थी वो सारी खराब हो गई और इसमें कांग्रेस में फूट हो गई। क्या हो गई, फूट हो गई। उसके कारण जो कांग्रेस है नरम दल और गरम दल के रूप में उभर के सामने आई। कौन कौन से दल, नरम दल तो ये जो आम बढ़ रहे हैं उदारवादी चरण वही है, और गरम दल जो उग्रवादी दल है आपका, वो हम जो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे वो है।
तो हमने इसकी प्रमुख मांगे और सीमाएं पढ़ ली है। तो आज के वीडियो में हमने उदारवादी चरण की बात की, नेक्स्ट वीडियो में हम उग्रवादी चरण की बात करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक, शेयर और जो चैनल है उसको सब्सक्राइब जरूर कर लें। और आपकी जो PDF चाहिए या जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए उसका जो टेलीग्राम लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो वहाँ जाके आप टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।